हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस को वहां के हिंदू लोग फूटी आंख नहीं सुहा रहा। दोस्तों, हिंदुओं की मौत की खबर के बीच एक और नया फैसला लिया है। मोहम्मद यूनुस ने नया साल शुरू होते ही चौंका दिया हिंदुओं को। सबसे बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। वहीं भारतीय विदेश मंत्री खुद मेरे पास आए, जयशंकर जी से हाथ मिलाकर पाकिस्तानी सादिक ने पाकिस्तान पहुंचकर खुद से बखारी शेखी, खुद से कर दिया बड़ा दावा। दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा जारी कर दिया। दोस्तों, आरएसएस को खलनायक बताने वाले इस अखबार ने अब क्या कहा, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो वही, जब दोनों देशों के बीच है युद्ध का खतरा, तो फिर क्यों भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को बताया अपने परमाणु अड्डों का पता? क्या है ये डील? तो वही, तालिबान में कैसे बदल गए 25 अधिकारी, किसने लिया ये बड़ा फैसला? साथ ही बलूचिस्तान ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान, आसिफ मुनीर की नैया डुबाने की तैयारी, 5 लाख की बलोच आर्मी की तैयारी। इसी तरह एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी इस नए साल के उपलक्ष्य पर मानते हैं कि भारत को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, भारत को नंबर 1 बनाने के लिए अपना जी जान भारत के लिए लगाएंगे, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों, तब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनके खिलाफ अत्याचार बंद होने का नाम नहीं ले रहा। अब यूनुस सरकार ने हिंदुओं के अधिकारी पर भी डाका डालना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बांग्लादेश सरकार की ओर साल 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं को सरस्वती पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, जन्माष्टमी, महालया की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जी हाँ, मई दिवस पर भी कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ऑफिशियल छुट्टियों की लिस्ट में कहीं भी भाषा शहीद दिवस के लिए कोई छुट्टी नहीं है। इससे बांग्लादेश में विवाद पैदा हो गया है। अंतरिम सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि इन सभी दिनों में देश के सभी स्कूल खुले रहेंगे, जिससे कुछ लोगों ने एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। दोस्तों, बेशक रमजान और ईद उल फितर के दौरान छुट्टियां दी जाती हैं, लेकिन पहले के मुकाबले दिनों की संख्या कम हो गई है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि इस बार यूनुस सरकार बांग्लादेश के इतिहास से भाषा आंदोलन को मिटाने की कोशिश कर रही है। पिछले 1.5 साल में यूनुस की अंतरिम सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका बांग्लादेश के इतिहास पर असर पड़ा है। लिबरेशन वॉर के कई पहलुओं को मिटा दिया गया है। बंग बंधु भी बांग्लादेश से गायब हो गए हैं। इस बार टारगेट भाषा दिवस किया गया है। दोस्तों, शिक्षाविद पवित्र सरकार से इस बारे में सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि वे बेवकूफ और अनपढ़ है। बंगाली भाषा को 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। इस भाषा का इतिहास दुनिया के कई भाषाओं से जुड़ा हुआ है। वे पागल हो गए हैं। इत्तेफाक से 21 फरवरी 1952 को उस समय के पूर्वी पाकिस्तान जो आजाद बांग्लादेश है, उसके स्टूडेंट्स ने बंगाली को राज्य की भाषा बनाने की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया। पाकिस्तानी पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए गोलियां चलाई। नतीजन बरकत, सलाम, रफीक और जब्बार मारे गए। कई लोगों के मुताबिक ये भाषा आंदोलन बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन का फेट लिस्ट था। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस सरकार की तरफ से लिया गया इस फैसले की वजह से हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिला। वो भी तब जब लगातार बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है, उनको लिंच किया जा रहा है और मोहम्मद यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धर कर देखती जा रही है। इसी बीच दोस्तों, खबर ऐसी ही निकल कर सामने आ रही है बांग्लादेश से कि वहाँ पर फिर एक बार हिंदू शख्स को पेट्रोल डालकर जलाने की पूरी कोशिश, धारदार हथियारों से हमला किया गया। यानी 15 दिन में हिंदू को जलाने का ये दूसरा बड़ा मामला। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने धारदार हथियारों से वार करने के बाद पीड़ित के सिर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़ित की पहचान 50 वर्षीय कारोबारी खोकन चंद्र दास के रूप में हुई है। वो शरीयतपुर जिले के दामुद्दा इलाके के केउर भांगा बाजार के पास अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनका ऑटो रोककर हमला कर दिया। स्थानीय मीडिया प्रथम आलो ने पुलिस के हवाले से ये जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा, धारदार हथियारों से हमला कर दिया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जान बचाने के लिए वो सड़क किनारे तालाब में कूद गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शोर मचाया। हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें शरीयतपुर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर ढाका रेफर कर दिया गया। दोस्तों, ये बड़ी खबर है बांग्लादेश से, जहां पर हिंदुओं पर हमले रोकने के बजाय और हिंदू पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और हिंदुओं के त्योहारों पर भी फैसले लिए जा रहे हैं, छुट्टियां खत्म की जा रही है। इससे क्लियरली समझ में आता है कि मोहम्मद यूनुस को कैसे हिंदू समुदाय, हिंदू लोग फूटी आंख नहीं सुहा रहे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत के द्वारा यूनुस से जवाब मांगना ही चाहिए, यूनुस का इलाज होना ही चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये बात जरूर कहिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर
भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी की पाकिस्तान की नेशनल असेंबली संसद के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात हुई। इस खबर को हमने लगातार कवर किया। दोनों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने ढाका पहुंचे थे। इसी दौरान बुधवार को दोनों नेताओं ने एक मौके पर हाथ मिलाया और एक दूसरे को अभिवादन दिया। इस तस्वीर ने दुनिया का ध्यान खींचा है, क्योंकि बीते साल मई में हुए सैन्य संघर्ष के बाद भारत पाकिस्तान के दो बड़े नेता पहली बार इस तरह मिले। इस मुलाकात पर सादिक ने कहा है कि जयशंकर जी खुद मेरे पास चलकर आए और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। दोस्तों, जियो टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने गुरुवार को कहा कि ढाका में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने ही उनसे आकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जयशंकर जी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल संसद के वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। रूम में पाकिस्तान के अलावा मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेशी अधिकारी पहले से मौजूद थे। सादिक ने कहा कि जयशंकर जी ने रूम में आने के बाद दूसरे प्रतिनिधिमंडलों को हेलो किया और फिर मेरे पास आकर हाथ मिलाया। उस वक्त मैं बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से बात कर रहा था, तभी मेरे पास आकर उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं अपना परिचय देने लगा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पहचानता हूँ, आपको परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। सादिक ने यह भी कहा कि जयशंकर जी कोई छुपकर मुझसे मिलने नहीं आए थे, वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। जयशंकर जी के साथ कैमरे थे, जिससे पता चलता है कि जयशंकर जी को पूरी जानकारी थी कि इस बातचीत को रिकॉर्ड किया जाएगा और मीडिया में रिपोर्ट किया जाएगा। उन्हें ठीक से पता था कि वो क्या कर रहे हैं और इसे मीडिया कवर करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि जब जयशंकर जी और वो हाथ मिला रहे थे तो कमरे में सभी की नजरें उनकी बातचीत पर ही लगी हुई थी। अयाज सादिक ने जयशंकर जी को एक मंझा हुआ राजनेता बताया और उस पल की अहमियत और उसके असर को बखूबी समझ रहे थे। यानी कि दोस्तों, जिस नेता से जयशंकर जी ने हाथ मिलाया, अब वो खुद पाकिस्तान लौट करके शेखी बघाड़ते नजर आ रहे हैं। अगर वो वाकई में अच्छे नेता होते तो पहली बात तो वो इस बात पर बयान ही ना देते, लेकिन उन्होंने अपनी तारीफ करके अपने पक्ष में बयान को दे करके कूल बनने का पूरा प्रयास किया है। और उन्होंने अपने बयान में इनडायरेक्टली ये तक बता दिया कि जयशंकर जी मुझे जानते थे, मैंने उनका इंट्रोडक्शन लिया, लेकिन वो मुझे जानते थे, तब भी उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। अब ऐसे में पाकिस्तानी इस नेता द्वारा शेखी भगाड़ने पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, आपकी क्या राय होगी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर बता दें। अमेरिका का एक मशहूर अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। यह दुनिया भर के लेफ्ट लिबरल सोच वालों का आश्रय स्थल है। यह अखबार खुद को वस्तुनिष्ठ यानी निष्पक्ष बताता है, लेकिन असल में यह लेफ्ट लिबरल नैरेटिव का ध्वज वाहक है। दोस्तों, ये पत्रकारिता नहीं, पक्षकारिता करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने भारत विरोधी बौद्धिक विद्वेष को शब्दों में समेट कर एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख का शीर्षक यानी हेडलाइन है, फ्रॉम द शेडोज टू पावर, हाउस द हिंदू राइट रीशेप्ड इंडिया। इसका हिंदी अनुवाद हुआ। अगर हिंदी में आपको बताया तो इसका मतलब यह है कि अंधेरे से सत्ता तक हिंदू दक्षिण पंथ ने भारत को कैसे नया रूप दे दिया। हेडलाइन में इस्तेमाल शब्द हिंदू दक्षिण पंथ को सुनकर लेख लिखने वालों की वैचारिक को आसानी से समझा जा सकता है। इस लेख में मुद्दा बनाया गया है आरएसएस को। भारत को निशाना बनाने के लिए आरएसएस को टारगेट करना लेफ्ट लिबरल समूह का पसंदीदा शगल है। वैश्विक एंटी इंडिया नैरेटिव नेटवर्क के सदस्य न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही किया है। अपने लंबे चौड़े लेख में पक्षकारिता करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरएसएस के लिए क्या क्या लिखा है, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। आरएसएस एक रहस्यमयी, बेहद ताकतवर फार राइट यानी धूर दक्षिणपंथी संगठन है। आरएसएस भारत की गुप्त इल्यूमिनाटी है, यानी ऐसा संगठन है जो हिंदू धार्मिक पुनर्जागरण का दावा करता है। आरएसएस ने भारत की संस्थाओं में घुसपैठ कर ली है और भारत के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को कमजोर कर रहा है। इस पूरे लेख में आरएसएस के लिए शैडोई कबाल यानी गुप्त साजिश रचने वाला गुप्त संगठन, अर्धसैनिक अनुशासन, सुप्रीमेसी यानी श्रेष्ठता का समर्थक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस कथित विश्लेषण या पक्षकारिता का सार संक्षेप यही है कि आरएसएस एक धूर दक्षिणपंथी संगठन है जिसने भारत के सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। जिस अमेरिका में यह अखबार छपता है, उसी अमेरिका के विद्वान लेखक मार्क ट्वेन ने कहा है कि अगर आप तथ्य को अपने पक्ष में नहीं कर सकते तो कम से कम उसे भ्रमित कर दे, यानी तथ्यों को ऐसे पेश करे कि सच को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाए। और यही किया दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ऐसे में आरएसएस को बुरा बताने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स का आप क्या जवाब देना चाहेंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ बता दें, श्रीलंका ने भारत के वॉरशिप को किया सम्मानित द्वितवाह चक्रवात के दौरान मदद की थी। जी हां, श्रीलंका ने भारतीय नौसेना और अन्य देशों के 8 जहाजों को सम्मानित किया है, जिन्होंने नवंबर 2025 में आए चक्रवात द्वितवाह के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद की। इस प्राकृतिक आपदा में 600 से ज्यादा लोग मारे गए और पूरे देश में बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हारिनी अमारजूरिया ने संबंधित देशों के राजनयिक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया। भारतीय नौसेना के विमान
मालवाहक पोत INS विक्रांत और युद्ध पोत INS उदयगिरी सबसे पहले राहत कार्यों में शामिल हुए। इन जहाजों और उनके हेलीकॉप्टरों ने प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने और बचाव कार्यों में मदद की। चक्रवात के समय 8 विदेशी युद्धपोत पहले से श्रीलंका में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में शामिल होने के लिए मौजूद थे। आपदा की वजह से इन जहाजों को तुरंत राहत कार्यों में लगा दिया गया। तो वहीं आपको बता दें, तालिबान में बड़ा फेरबदल। अंखुज़ादा के आदेश पर 25 अधिकारियों को बदल दिया गया। दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर सरकारी और सैन्य फेरबदल किए हैं। तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हैबतुल्लाह अंखुज़ादा के आदेश पर कुल 25 अधिकारियों को बदला गया है। इनमें राज्यपाल, सैन्य कमांडर, कोर कमांडर और स्थानीय प्रशासन से जुड़े अधिकारी शामिल है। ये बदलाव खास तौर पर आंतरिक मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में किए गए हैं। दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने गुरुवार को बताया कि हैबतुल्लाह अंखुज़ादा के आदेश पर कई प्रांतों में नई नियुक्तियां कर दी गई है। कारिगुल हैदर शफाक को बामियान प्रांत का नया गवर्नर बनाया गया है। वहीं बामियान के पुराने गवर्नर अब्दुल्ला सरहदी को अब जौजवान प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सरे पुल प्रांत के गवर्नर को भी हटा दिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक उनका कहना है कि इन बदलावों से साफ है कि तालिबान ने सैन्य विशेषज्ञता और पेशेवर अनुभव को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। नियुक्तियां अधिकतर धार्मिक जुड़ाव, मुल्ला हैबतुल्लाह के प्रति वफादारी और युद्ध अनुभव के आधार पर की गई है। तो दोस्तों, वही आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुआ ऐसा, भारत पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे को सौंप डाली। दोस्तों, युद्ध का खतरा फिर क्यों? भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को बताया अपने परमाणु अड्डों का पता। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पटकनी खाने वाले पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की सारी जानकारियां नए साल के पहले दिन भारत के पास आ चुकी है। इस खबर को सुनकर आप चौंक गए होंगे। दरअसल भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक पुराने समझौते के तहत अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। ये सिलसिला 3 दशक से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दोनों देशों के बीच पिछले साल मई में हुए 4 दिनों के सैन्य संघर्ष के बाद से रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये सूची का आदान प्रदान परमाणु ठिकानों पर हमले को रोकने वाले एक समझौते के प्रावधानों के तहत हुआ। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच ये सूची राजनयिक माध्यम से एक साथ साझा की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और पाकिस्तान ने आज राजनयिक माध्यम से नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। ये समझौता 31 दिसंबर 1988 को हुआ था और 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देश हर साल 1 जनवरी को अपने परमाणु ठिकानों की जानकारियां एक दूसरे को देते हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान में कह दिया कि ये दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 35वां आदान प्रदान है। इस सूची का पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य परमाणु हमलों को रोकना और दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। बयान में आगे कहा गया कि परमाणु प्रतिष्ठान वे जगह होते हैं जहां परमाणु ऊर्जा का उत्पादन या परमाणु हथियारों का निर्माण किया जाता है। इस समझौते से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी देश दूसरे के परमाणु ठिकानों पर अचानक हमला न करे। ये एक तरह से एक दूसरे को भरोसा दिलाने का तरीका है कि वे एक दूसरे के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमारा आपसे सवाल है दोस्तों, एक देखते हैं आप उसका जवाब दे पाते कि नहीं दे पाते। अगर वाकई में ये समझौता है जैसा कि वाकई में चला आ रहा है, ये समझौता जिसमें एक दूसरे को अपने परमाणु अड्डों के बारे में बताया जाता है, लेकिन अगर किसी एक देश ने झूठ बोला, मान लीजिए किसी एक देश ने गलत जानकारी दी, तो उसका कैसे पता लगाया जाए? मान लीजिए पाकिस्तान ने हमको गलत जानकारी दी, तो फिर भारत कैसे उसका पता लगाए? देखते हैं दोस्तों आप लोग इसका क्या जवाब देते हैं। हर कोई जवाब दीजिएगा, जिनको भी पता है इस बारे में, जो भी मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान हुआ। 167 भारतीयों की जल्द रिहाई पर जोर दिया गया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय काउंसुलर एक्सेस समझौता 2008 के तहत एक दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच ये आदान प्रदान राजनयिक माध्यमों से एक साथ किया गया। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। भारत ने अपनी हिरासत में बंद 391 सिविल कैदियों और 33 मछुआरों की लिस्ट दी जो पाकिस्तानी है या जिन्हें पाकिस्तानी माना जाता है। इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में बंद 58 सिविल कैदियों और 199 मछुआरों की डिटेल्स वाली लिस्ट दी है जो भारतीय है या जिन्हें भारतीय माना जाता है। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत में रह रहे सिविल कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों और लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की जल्द रिहाई और वापसी की भी मांग की है। पाकिस्तान से उन 167 भारतीय मछुआरों और सिविल कैदियों की रिहाई और वापसी में भी तेजी लाने की अपील कर दी गई है जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान से कहा गया है कि वो अपनी कस्टडी में बंद 35 सिविल कैदियों और मछुआरों को तुरंत काउंसुलर एक्सेस दे दे जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं और जिन्हें अब तक काउंसुलर एक्सेस नहीं दिया गया। भारत ने ये तक कह दिया कि कैदियों और मछुआरों की रिहाई तक पाकिस्तान को उनकी सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें
बलूचिस्तान बनाएगा 5 लाख की बलोच आर्मी, मीर यार का बड़ा ऐलान। दुनिया में छेड़ेंगे अभियान। जी हाँ, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने के लिए लड़ रहे मीर यार बलूच ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मीर यार का कहना है कि अब बलूचिस्तान अपनी अलग आर्मी बनाएगा, साथ ही एक देश के तौर पर दुनिया भर में बलूचिस्तान के दूतावास भी बनाए जाएंगे। मीर यार ने इसे नए साल यानी 2026 के लिए बलूचिस्तान की आजादी के दीवानों का सपना बताया है। मीर यार ने 1 जनवरी को किए ट्वीट में लिखा है कि बलूचिस्तान गणराज्य में आपका स्वागत है। हम बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान गणराज्य के पास जल्द ही अपनी नियमित बलूची सेना होगी, जिसमें कम से कम 5 लाख सैनिक होंगे। इसके साथ ही बलूच नेवी, बलूच एयरफोर्स और आतंकवाद विरोधी बल भी होंगे। मीर यार ने आगे लिखा है कि 5 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली बलूचिस्तान की सेना वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर कट्टरपंथी ताकतों से लड़ेंगी और उन्हें हराएंगे। ये सेना बलूचिस्तान के समुद्र, जमीन और हवाई क्षेत्र की रक्षा करेगी। इसके अलावा नए साल में हम बलूचिस्तान के राजनयिक मिशन दुनिया के 190 देशों में शुरू करेंगे, ताकि दुनिया को बलूचिस्तान गणराज्य को जल्द से जल्द मान्यता देने के लिए मनाया जा सके। दोस्तों, मीर यार का ये कथन हमेशा से इसीलिए ऐसा रहा है क्योंकि मीर यार का कहना है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। बलूच लोगों के साथ 1947 के वक्त धोखा किया गया। इस धोखे को अब सुधारना चाहिए और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद आसिम मुनीर की कैसे हालत खराब होती है। दोस्तों, आसिम मुनीर का क्या बयान आता है, तो वहीं आपको बता दें सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर और शहबाज, कैसे अपने भारत ने निकाल दी पाकिस्तान की हेकड़ी। दोस्तों, सिंधु जल संधि IWT को लेकर भारत के एक्शन से पाकिस्तान सरकार में खौफ बना हुआ है। शहबाज सरकार ने गुरुवार यानी 1 जनवरी को गिदड़ भभकी दी कि भारत को सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों के पानी को अपने सीमित हिस्से का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित 260 मेगावाट के दुल्हस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फेज 2 को भारत की मंजूरी से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ये टिप्पणियां की। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के 1 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक उपाय लागू किए थे, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि यानी IWT को स्थगित करना भी शामिल था। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, इस नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने क्यों लगाया अमेरिका पर बैन। इन देशों में अमेरिकी नागरिकों की अब नो एंट्री। अफ्रीकी देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया तगड़ा जवाब। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद इमिग्रेशन को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो वहीं कई देशों के नागरिकों की एंट्री तक पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि इस मामले में अमेरिका ही आगे नहीं है, बल्कि अफ्रीका के कई देश है जिन्होंने अमेरिका नागरिकों के इमिग्रेशन को बैन कर दिया है। दोस्तों, माली और बुर्किना फासो ने अमेरिकी नागरिकों के लिए पूरी तरह से वीजा बैन लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इन देशों पर वीजा बैन लगाया था। अमेरिका पर वीजा बैन लगाने वाले इन देशों दोनों ही देशों में सैन्य शासन है। पश्चिम अफ्रीका के इन दोनों देशों ने हाल ही में अमेरिका पर वीजा बैन लगाया है। इससे पहले अमेरिका ने कम से कम 39 देशों पर वीजा बैन लगाया था। इसमें अफ्रीका, एशिया, मध्य एशिया और लैटिन अमेरिका के देश शामिल थे। अमेरिका का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों, अफ्रीका देशों का कहना है कि हमने अमेरिका पर जवाबी कदम उठाते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं आपको बता दें स्विट्जरलैंड में रिजॉर्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान हुआ ब्लास्ट, करीब 40 से ज्यादा की मौत, 115 घायल, इनमें कई विदेशी नागरिक। रात 1:30 बजे हुआ ये हादसा। चौंका देने वाली बात यह है कि भीषण ब्लास्ट के बाद शवों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। नए साल पर स्विट्जरलैंड में हुए इस धमाके की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक धमाके में अब तक 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता अलग अलग देशों के हैं। वे उनकी सहायता के लिए घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस भेजी गई। साथ ही साथ आपको बता दें जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठा दिए सवाल। दोस्तों, इससे पहले इस समूह ने जम्मू कश्मीर संस्कृति विभाग के एक निर्देश की आलोचना की थी, जिसमें स्कूलों को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इस गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कहा गया था। इसे जबरदस्ती और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया था। अब MMU ने जम्मू कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बोले तो DIPR द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन वंदे मातरम गायन प्रतियोगिता पर चिंता जताई है। उन्होंने मुसलमानों को इसमें हिस्सा न लेने की सलाह दी और स्थानीय अखबारों की प्रचार सामग्री छापने के लिए आलोचना की। संगठन ने आरोप लगाया कि ये निर्देश सांस्कृतिक गतिविधियों की आड़ में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में RSS प्रेरित हिंदुत्व विचारधारा थोपने की कोशिश है। MMU ने साफ किया है कि हालांकि वे अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इसे ऐसे रीति रिवाजों के बजाय सेवा और योगदान के जरिए व्यक्त किया जाना चाहिए जो उनके धर्म के खिलाफ हो। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इन निर्देशों को वापस लेने की अपील की और मुस्लिम समुदाय में संभावित दुख का हवाला दिया। एक बयान में MMU ने कहा कि मुत्तहिदा मजलिस उलेमा
जमा MMU जो जम्मू और कश्मीर में इस्लामिक संगठनों का सबसे बड़े समूह ने कुछ सरकारी विभागों द्वारा वंदे मातरम थीम पर आधारित एक सिंगिंग कंपटीशन से जुड़े प्रचार सामग्री के सर्कुलेशन और प्रमोशन और स्थानीय अखबारों में इसके प्रकाशन पर गंभीरता से ध्यान दिया है। यानी कि दोस्तों अब वंदे मातरम को लेकर भी ये सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। आप क्या जवाब देना चाहेंगे वही बता दें। क्या कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? जी हाँ दोस्तों, अब्दुल्ला ने कहा कि देश में कुछ तत्व हिटलर सिस्टम शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों को याद दिला दिया कि आखिर में हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी और नाजीवाद दुनिया से खत्म हो गया और विश्वास जताया कि एक समय आएगा जब भारत में भी ये मौजूदा उग्रवाद खत्म हो जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी व्यापारी खासकर पारंपरिक शॉल बेचने वाले अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इलाके से बाहर जाते हैं और उन्हें डर है और नफरत फैलाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। ये टिप्पणियां उन घटनाओं के बाद आई है दोस्तों जिनमें 2025 के आखिरी में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कश्मीरी व्यापारियों को उत्पीड़न और हमले का सामना करना पड़ा था। तो वहीं आपको बता दें, भारत ने सूडान को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। दोस्तों सूडान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार की तरफ से सूडान को बधाई दी गई। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्री राजदूत मुही अल दीन सलेम अहमद इब्राहिम और सूडान के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस की बधाई। हम सूडान की प्रगति में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सूडान की प्रगति में समर्थन देने की तत्परता भी जताई गई है। दोस्तों इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।